Morning, all of you. Good afternoon, all of you. Am I audible? Good morning, Swayam. Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Chaitali. Good afternoon, Aryan. Good afternoon, Riya, Pradnya, Sakshi, Aditya, Ganesh. I am fine, Ganesh. Good afternoon, Krishna. Good afternoon, Rahul. ओके, चलो। तो आज हम लोगों को अगेन एक न्यू सेशन जो है स्टार्ट करना है। और जैसे कि हम लोग क्या चीज इवोल्यूशन जो है इसका स्टडी कर रहे थे, तो उसी का जो पोर्शन है आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ फाइन बेटा रैली हम। हाँ, तो अभी देखिए इसमें, उसको साइड करो। क्या चीज इवोल्यूशन में अभी तक के हम लोग क्या देख चुके हैं, छोटा सा एक रिवीजन 2 मिनट का। और उस रिवीजन के साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जो है वो हम देखेंगे आज। बिकॉज आप लोगों को कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स हो रही थी, किस चीज को लेकर के, कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे थे। ओके, और कुछ चीजों में मैंने ये ऑब्जर्व किया हूँ कि आपको मैंने समझा तो दिया हूँ, लेकिन एक्चुअल जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके वो क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से ही हो जाएगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल यहाँ पे क्या सिनेरियो है इस पोर्शन में। ठीक है, तो एक एक पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पेज को लेकर के जो हमारा एनसीईआरटी है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा। थर्ड वाले पार्ट में भी, पेज में भी किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एचएमएस बेगलशिप वाला जो हमारा वायलेज ऑफ डिस्कवरी है डार्विन की, या फिर सुपरनेचुरल पावर से जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ये भी सभी का क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने मलय आर्पिगो जो है वालेक का जो कंट्रीब्यूशन जो था, ये भी हमने देखे, ये भी आपका क्लियर है। ओके, फिर इपोक पीरियड और उसके बाद जो एरा आता है, जो हम लोगों ने अर्थ में जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमने देखे थे, तो इसका भी एक कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। जितने मैंने लॉजिक और ट्रिक्स मैंने आप लोगों को शेयर किया हूँ, उतना ही आप लोगों के लिए सफिशियंट है, उतने ही आप लोग याद करेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाना। फिर हम लोग एविडेंस जो हम लोग देखे थे इवोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें हमने फॉसिल्स क्या होता है ये हम लोगों ने देखे थे। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने उसको देखने के लिए जो रेडियो एक्टिव टेक्निक्स और डेटिंग टेक्निक यूज करते हैं वो हम लोगों ने देखे थे। एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस है, ये कुछ जो सपोर्ट करता है इवोल्यूशन को लेकर के, तो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, कि ये क्या चीज है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उन लोगों का कहना था। ठीक है, स्पेशली शायद रैली का मुझे 2-3 बार मैसेज आया है इस टॉपिक को लेकर के, और शायद नंदनी जो है वो भी मुझे इस टॉपिक को लेकर के कही है कि सर ये वाला पार्ट एक बार एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने कहा था बेटा कि आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट प्लान मेरा ये था कि एट द एंड ऑफ चैप्टर जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर के एंडिंग के पहले ही आप लोगों को ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करना जरूरी है। बिकॉज ये और इसी के साथ साथ में एडेप्टिव रेडिएशन का जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वाला पार्ट है, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उस पोर्शन को भी मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियर करवा दे रहा हूँ। ओके, तो विदाउट डिले किए जल्दी से हम इस पार्ट को देखेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इसको जो प्रपोज्ड किया है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। और अर्नेस्ट हैकल के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें, तो ये जो बेस्ड है अपॉन द ऑब्जर्वेशन of certain features during the embryonic stage common to all vertebrates, जो एब्सेंट होता है स्पेशली एडल्ट में। ओके, जो एब्सेंट होता है स्पेशली एडल्ट स्टेज में। तो अब ये बात क्या है, तो 1 मिनट मेरे पास इसका पिक्चर है क्या, एक बार मैं पहले देख लेता हूँ। यदि पिक्चर अवेलेबल होगा तो मैं आपको वहां से उस पार्ट को
एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम दो, मैं फाइंड कर लेता हूं मेरे पास जो फेरेंजियल गिल स्लिट वाला जो कंसेप्ट है उसका पिक्चर अवेलेबल है क्या, नहीं होगा तो मैं फाइंड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, जस्ट वेट। पिक्चर वैसे था मेरे पास लास्ट ईयर का जो स्लाइड है उसमें मेरे पास था ये। हाँ, मिल गया। देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, एम्ब्रियोलॉजी में जो इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्या चीज हम देख रहे हैं कि एविडेंस जो इवोल्यूशन का है उसमें हम लोग एक जो कंसेप्ट जो जान रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट हम देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो कर रहा है इवोल्यूशन को। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो है इवोल्यूशन को लेकर के ये क्या है, स्लाइड आपको कौन सा दिख रहा है, ड्राइंग वाला दिख रहा है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना, इस स्टेटमेंट के साथ साथ जो मैं पिक्चर शेयर करूंगा उससे समझना, दोनों चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो बेटा देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें फर्स्टली आप इस साइंटिस्ट का नेम याद रखो, नाम है साइंटिस्ट का क्या चीज, अर्नेस्ट हैकल। तो ये जो अर्नेस्ट हैकल जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं हमें, इनका जो कंसेप्ट है ये किस पर बेस्ड है, इनका जो कंसेप्ट है ये बेस्ड है कुछ फीचर उन्होंने जो ऑब्जर्व किए हैं, जो फीचर उन्होंने जो ऑब्जर्व किए हैं वो स्पेशली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो उनका ऑब्जर्वेशन है जिसमें कॉमन स्टेज देखने को मिलती है ऑल वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में, किसमें, ऑल वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक कॉमन फीचर्स देखने को मिलता है, और कॉमन फीचर्स जो कि एडल्ट स्टेज में जाने के बाद देखने को नहीं मिलता उसे हम कहते हैं गिल्स स्लिट। क्या कहते हैं हम लोग, गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, ठीक है। बट ये सिर्फ फंक्शनिंग होता है गिल स्लिट मछलियों में, बट बाकी किसी में भी ये फंक्शनिंग नहीं होता। देखो ये वाला पिक्चर से आपको समझेगा क्या है, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इसमें देखो आपको जो गिल स्लिट देखने को मिल रहा है हेड रीजन के जस्ट पीछे साइड में जो है ये इस तरह से दिख रहा है बेटा, हेड रीजन के जस्ट पीछे साइड गिल स्लिट देखने को मिल रही है। तो ये जो गिल स्लिट जो है इसका हम फंक्शनिंग हम देखें, ठीक है, यही चीज मैं आपको चिकन का या फिर ह्यूमन का एम्ब्रियो जो होता है उसका भी एक पिक्चर शेयर करता हूं जिसमें आपको ये समझेगा कि ये क्या है। तो ये जो फंक्शनिंग है ये सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में कॉमन डेवलपमेंटल पैटर्न देखने को मिलेगा। इस तरह का जो स्लिट है ये दोनों इसमें, बट ये जो फंक्शनिंग है ये सिर्फ और सिर्फ मछलियों में ही फंक्शनिंग होता है, ऐसा हमें अर्नेस्ट हैकल जो है वो एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये हमें उन्होंने समझाए हैं, ठीक है। बट ये एडल्ट के जो वर्टिब्रेट जो होते हैं उनके एडल्ट स्टेज में जाने के बाद देखने को नहीं मिलता। मतलब ये जो कैरेक्टर है डिसप्रूव कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन बियर, कार्ल अर्नेस्ट हैकल थे और कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। देखो अर्नेस्ट नाम दोनों सेम है बट ये हैकल है और ये वॉन बियर ये दूसरे साइंटिस्ट है। उन्होंने नोट किया कि एम्ब्रियो कभी भी एडल्ट स्टेज में पास नहीं होता अदर एनिमल का। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ध्यान से समझो मुझे, देखो अभी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम एक मिट्टी के हम यूज करते हैं तो उस मिट्टी से हम एक बर्तन, एक कटोरी, एक घड़ा, उस मिट्टी से हम एक घर, उससे ईंटें, उसी मिट्टी से हमें अभी मूर्ति जो गणेश जी की मूर्ति आने वाली है
ठीक है, देवी जी की जो मूर्तियां जो होती है टेम्पल, ठीक है, ये सारी चीजें हम उस एक मिट्टी से हम बना सकते हैं। मतलब जो रॉ मटेरियल मिट्टी है, तो मिट्टी का इवोल्यूशन हो रहा है क्या? नहीं, वो एक रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल के बाद उसको हम किस तरह से फॉर्म दे रहे हैं, तो उसका एग्जिस्टेंस बाद में देखने को नहीं मिल रहा। तो एज इट इज मिट्टी की तरह जो रोल प्ले कर रहा है वो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो है। तो यहाँ पे जब उन्होंने नोट किए, तो एम्ब्रियो यदि एक एविडेंस ये सपोर्ट करता तो एडल्ट स्टेज में देखने को मिलना चाहिए, बट मिलता है क्या? नहीं है। तो वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है। तो इन्होंने एक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो है ये एक्सप्लेन किए थे, बट वॉन बियर ने नोट किए कि ये पास नहीं होता, तो इसको हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते। ठीक है, जिसकी वजह से फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो देखने को मिले, ठीक है, जो एग्जिस्टेड करते हैं आज से पहले भी, तो ये वाला जो एविडेंस है वो सपोर्ट करता है। तो कुछ जगह पे ये काम करता है, बट 100% हम इसे ये नहीं कह सकते कि वो हम मतलब इनके अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारे जो पूर्वज जो मछली थे, मछलियों से ही हम आए, फिश से ही हम आए हैं, ऐसा कहते हैं अर्नेस्ट हैकल। बट इसको डिस्प्रूव किया है किसने? वॉन बियर ने। ओके, ये वाला एक स्टेटमेंट जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए था, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगेन हमारे आगे के स्लाइड में। और नेक्स्ट पार्ट जो है एडाप्टिव रेडिएशन हम लोगों ने स्टडी किए थे, और एडाप्टिव रेडिएशन में हम लोगों ने यहाँ पर एक कंसेप्ट देखे थे। ये वाला क्लियर हो गया ना बेटा आपको? बिस्टन मेटलेरिया और बिस्टन कार्बोनेलिया वाला ये स्टेटमेंट पढ़ लिया आप लोगों ने एनसीईआरटी से यहाँ से? हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे डीडीटी वाला भी पार्ट दिया हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन दिया है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब क्या होता है? हमारे एक्टिविटी के थ्रू, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे एक्टिविटी के थ्रू जो इवोल्यूशन होता है उसको हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। फिर इसके बाद एडाप्टिव रेडिएशन हमने पढ़े थे। तो एडाप्टिव रेडिएशन मतलब हमने डार्विन फिंच का एक एग्जांपल देखे थे, और जब उन्होंने अमेजिंग डाइवर्सिटी एंड क्रिएचर्स जब देखे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि कितने सारे वैरायटीज जो फिंचेस की थी वो सेम आइलैंड पे ही थे। ठीक है, तो उनकी जो सीड ईटिंग हैबिट थी, अलग अलग जगह जाने के बाद अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में नीड बदल गई, उनको फूड अलग मिला, तो उन्होंने चोंच का साइज और शेप बदल लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे जो रेडिएट हो रहा है, मतलब एक पॉइंट से ही सारे के सारे अलग अलग जगह पे गए हैं। मतलब ये जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिया, तो अब देखिए जिसमें उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीजें एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है यहां से, और वो अलग अलग एरिया में जाने के बाद उसका नीड बदल गया, उन्होंने अपने आप को उस तरह से बना लिए, जिसको हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। वॉइस लैग हो रहा है क्या मेरा? देखो जरा, बाकी लोगों के पास ओके है? बेटा आदित्य एक बार आप रिज्वाइन करो, बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा था मैं, कि जो एक पर्टिकुलर एरिया था वहां से एक पॉइंट से सब अलग अलग जगह गए, उसको एडाप्टिव रेडिएशन का। एक और एग्जांपल, ये तो हमने फिंच का एक एग्जांपल देखे, एक और एग्जांपल जो हमें मिला है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। मतलब नंबर ऑफ मार्सुपियल्स की यदि हम बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया की बात है बेटा, कहाँ की बात हो रही है? ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे उस ऑस्ट्रेलिया से जो मार्सुपियल्स है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे वो चले गए। तो जो ऑस्ट्रेलियल आइलैंड जो है कंटिनेंट, उसकी हम बात करें, तो वहां पे सबसे बड़ा एक इवोल्यूशन मार्सुपियल्स के बीच में देखने को मिला है। ठीक है, अब कैसे देखने को मिला? तो इसमें देखो सभी लोग एक नॉर्मल कंटिनेंट में थे एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे जैसे वो अलग अलग उनकी दिशा बदल रही है ना, अलग अलग डायरेक्शंस चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जब वो गए, तो अलग अलग जगह जाने की वजह से उनका एक हैबिटेट जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। और ये हैबिटेट चेंज होने की वजह से उन्होंने अपने आप को क्या किए? इवॉल्व कर लिए।
ओके, अपने आप को उन्होंने क्या किए, इवॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये एडाप्टिव रेडिएशन जो है मार्सुपियल्स जो ऑस्ट्रेलिया के थे उसमें ये चीज देखने को मिला है। और ये चीज जो होता है इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वापस से उसी पॉइंट को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या कहा है यहाँ पे। देखो, व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन appeared to have occurred in an isolated geographical area, जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। अब देखो ये क्या होता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने जब हमको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब हमें पढ़ाए थे, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपने ये समझाए थे कि एक कॉमन पॉइंट से जब ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एरिया में गए तो उनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम था, बट सभी के फंक्शन बदल गए। बदले कि नहीं बदले? तो इसको आपने हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहे थे। बट आप अभी हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मार्सुपियल रेडिएशन है ये कॉमन पॉइंट से जब ये इधर गया तो इसका अलग इवोल्यूशन हो गया, ये इधर गया तो अलग, इधर गया तो अलग, ये सभी अलग अलग। तो इनकी सभी की दिशाएं तो बदल रही है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो सभी का स्ट्रक्चर, रंग, रूप, आकार सब बदल रहा है। एक कॉमन पॉइंट से सभी लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो ये तो डाइवर्जेंट होना चाहिए। बट कन्वर्जेंट कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन आया? रैली का क्वेश्चन अभी आ रहा है, इसे क्यों कन्वर्जेंट कहा है? कोई बता सकता है बेटा मुझे? यही चीज तो समझना बेटा, एनसीईआरटी को रटना नहीं है, समझना है। ओके, ये लास्ट लेक्चर में मैंने स्लाइड से आपको एक्सप्लेन किया था वैसे, बट मैंने इसका रीजन जो है डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करके नहीं समझाया था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैंने आंसर दिया था वहां पर। आज मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्या चीज है। ओके, देखिए इसमें इसका मीनिंग बेटा ऐसा होगा कि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट पढ़ो डायरेक्टली, यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है उस पे जाओ आप। ठीक है, एक मिनट, हाँ मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए इस चीज के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इतना एरिया को मैं क्लीन कर लेता हूँ। अब डाइवर्जेंट क्या होता है ये तो आप जानते हो, जानते हो ना। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान रखो क्या कहा है, व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन किसको कह रहा है? ये एक ही कॉमन पॉइंट से एक एडाप्टिव रेडिएशन यहां पर हो रहा है, और इसी कॉमन पॉइंट से एक एडाप्टिव रेडिएशन इधर हो रहा है। इसी कॉमन पॉइंट से सभी की दिशाएं बदल रही है ना, अलग अलग दिशाएं में, डायरेक्शन में ये एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है। तो ये वन एडाप्टिव रेडिएशन है, टू, ये थ्री। तो यहाँ पे क्या कहा है, व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हुआ तो उसमें जो आइसोलेटेड अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया बेटा, ये एक अलग एरिया है, ये एक अलग है, ये एक एरिया अलग है। तो मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन है, सपोज उसको मैं 1, 2, 3 एंड 4, इसको ए, बी, सी और डी ऐसा नाम देता हूं। तो ऐसे मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, बट फीचर जो ये वन का है और ए का, दोनों का एक जैसा हो गया। ठीक है, हुआ तो एडाप्टिव रेडिएशन, बट इसके फीचर्स इसके जैसे मिलते हैं, टू वाले के फीचर्स बी के जैसे मिलते हैं, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल एरिया जो इन्वायरमेंट है और इसका सेम है, तो फंक्शनिंग दोनों की एक जैसी होंगी। इस वन वाले की ए के समान है तो फंक्शनिंग एक जैसी होगी। तो मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में, जो रिप्रेजेंट करता है क्या चीज, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। तो इसका जो एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे जो दिया है, किस चीज को लेके दिया बेटा, ये प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है इनका। देखो दोनों भी यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ है, दोनों में ऐसा ही कुछ हुआ है कि देखो आप यहाँ पे ये प्लेसेंटल मैमल्स में हुआ है,
और ये ऑस्ट्रेलियन मॉर्सुपियल्स में हुआ है। तो दोनों के पूर्वज अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह से डाइवर्सिफाई हुए हैं, बट इसके भी फंक्शन सेम है और इसके फंक्शन भी सेम है। तो दोनों अलग अलग जगह से एक ही जगह पे आ गए ना फिर तो, और काम एक ही जैसे कर रहे हैं। मतलब ये जो मोल्स है इसका पूर्वज प्लेसेंटल मैमल्स है, और ये मॉर्सुपियल मोल्स है, इसका जो पूर्वज है वो ऑस्ट्रेलियन मॉर्सुपियल्स है। बट दोनों का काम एक जैसा हो गया, फंक्शन एक जैसा हो गया। समझ रहे हो बेटा? तो इसे हम क्या कहेंगे, कभी भी एग्जाम में आएगा आपको मोल और मार्सुपियल मोल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही आगे के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आप देखो माउस और मार्सुपियल माउस, ठीक है, या फिर लेमर और ये स्पॉटेड, दोनों के पूर्वज अलग थे बट दोनों एक ही जगह के इन्वायरमेंट, एक जैसे इन्वायरमेंट में आने की वजह से दोनों के फंक्शन, रंग, रूप, आकार, हर चीज एक जैसा हो गया। तो दोनों का एडाप्टिव रेडिएशन अलग अलग हुआ है बेटा, दोनों को दिशाएं अलग मिली है, ये इस तरह से आप देख रहे हो, बट काम दोनों के एक जैसे हुए। तो ये किस चीज को बताते हैं बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं। अब आपको समझा होगा ये क्या है। तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एंटेटर और नेम्बर्ट जो है कन्वर्जेंट को बताते हैं, माउस मार्सुपियल माउस कन्वर्जेंट को बताते हैं, फ्लाइंग स्क्वेरर और फ्लाइंग फेलेंजर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं, बोम्बेंट और तस्मेनियन टाइगर कैट ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं। जितने भी आएंगे तो ये सारे के सारे जो है ये आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अभी आपको कन्वर्जेंट समझ में आ गया होगा, कहना डाइवर्जेंट था बट कन्वर्जेंट किस रिस्पेक्ट में कहा है। तो प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया का, उनके बीच में एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को वैरायटी ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स में इवॉल्व किए। सिमिलर जो थे मार्सुपियल्स, उनका भी एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, जैसे प्लेसेंटल वॉल्प और टेस्मेनियन वॉल्प मार्सुपियल्स। तो दोनों के पूर्वज अलग अलग है बट दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों ही इवोल्यूशन हो रहा है ना, दोनों के बीच में एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। यदि हम सिर्फ प्लेसेंटल मैमल्स का एग्जांपल लेते हैं, मोल और एंटेटर, तो इनके बीच में जो होगा वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। लेकिन मोल और मार्सुपियल मोल्स हम देखेंगे तो इनके बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, माउस और लेमर के बीच में हम देखें तो डाइवर्जेंट हो रहा है, बट माउस और मार्सुपियल माउस के बीच में कन्वर्जेंट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। है तो दोनों ही इवोल्यूशन। अभी समझा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बाकी डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, तो डायग्राम वाला कंसेप्ट और टेल वाला कंसेप्ट और नेम वाला कंसेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया था पहले। दूसरे तरीके से और कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये भी समझा दिया मैंने। ये बेटा हिडन है, इसमें ये क्वेश्चन छुपा हुआ है, अच्छे अच्छों को नहीं समझेगा ये, उसके लिए आपको मेरी क्लास करना ही पड़ेगा। और जिसने आज देखो 10 स्टूडेंट क्लास में नहीं दिख रहे मुझे, वो 10 के 10 स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझेगी, ये मैं श्योरिटी और गारंटी देता हूँ, नहीं समझेगा, ठीक है। और ये कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बचा के रखा था। एक्स्ट्रा मींस ऐसे अलग से स्पेशली जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे सिर्फ आपको वही चीज बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आज मैं आपको ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। टेल वाला क्या, ये टेल इसकी इधर साइड में है, सभी के लेफ्ट साइड में वो प्लेसेंटल मैमल्स है, यदि राइट साइड में है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से। बस यही बताया था मैंने। कैसे फाइंड करेंगे ये वाला कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे मैंने देखो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन समझाया था आपको नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल लेकर के। तो इसमें डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के। तो यहाँ पे न्यू लाइफ फॉर्म जो है वो कैसे ओरिजिनेट होता है, तो इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक एक्सपेरिमेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जैसे कि एक पेट्री प्लेट में ग्रो कराते हैं, तो उसमें एक एबिलिटी होती है कि बहुत फास्टली वो रेप्लिकेट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, और बैक्टीरिया की कॉलोनी देखने को मिलेगी। तो पर्टिकुलर हमने उनको एक मीडियम में ग्रो करा है, बट हमने क्या किए इसमें, ऐसे इस कॉलोनी को दो अलग अलग टाइप के हमने मीडिया का कंपोजिशन रखे, और किसी में हमने एंटीबायोटिक डाल दिए और किसी में नहीं डाले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ बैक्टीरिया ही उस एंटीबायोटिक को टॉलरेट करके सरवाइव कर पाए,
जिसको हमने कॉलोनी ए या फिर बी नाम दे दिया, बट एक दूसरी कॉलोनी जो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो कॉलोनी जैसे ए जो है मीडियम में हमने कंपोजिशन को बदला, बट पार्ट बी जो था वहां पे सर्वाइव होता है एक न्यू कंडीशन में, बट ए कॉलोनी जो है बदलते हुए इन्वायरमेंट में उसने अपने आप को चेंज नहीं लाया। तो अल्टीमेटली हम इस तरह से जब पहुंचे तो इसका हमको एक कंक्लूजन मिला कि इसमें क्या होता है बेटा, बी ए के कंपैरिजन में बेटर था क्योंकि उसने न्यू कंडीशन को अडॉप्ट किया, और अडॉप्टेशन को हम फिटनेस कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। मतलब उसने बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को बदला है। ओके, और बेटर अडॉप्ट किया है, बेटर सर्वाइव किया है उसने। तो अडॉप्टिव एबिलिटी जो होती है वो इनहेरिटेट हो रही है एक न्यू जनरेशन में, और उसको ही नेचर क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। तो डार्विन ने इसके लिए ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया है। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ये एक स्पीसीज थी, बदलते हुए एनवायरनमेंट में उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, फिर आगे की स्पीसीज आई, उसने अपने आप को बदला, फिर वो और आगे आया तो उसने अपने आप को बदला, और इस तरह से एक ब्रांच के टाइम पैटर्न बन गया। इसको ब्रांचिंग डिसेंट कहा है। क्या कहा है इसको, ब्रांचिंग डिसेंट। इस तरह से यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। लेमार्क वाला कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, जो ऑर्गन यूज और डिसयूज हो रहे थे तो उसका क्या कंसेप्ट है। ओके, जिराफ का हम लोगों ने एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ पे समझे हुए हैं, याद है ना। फिर आगे हम लोगों ने थॉमस मेल्थस से कैसे इंस्पायर हुए थे, उनका जो ऐसे था पॉपुलेशन का, ये वाला कंसेप्ट भी हम लोग समझ चुके हैं। आज रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी से क्या क्या पार्ट हो चुका है हमारा, समझे। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म्स मैंने आप लोगों को समझाया था, जिसमें हुगो डे वरिस का एक एग्जांपल लिया था मैंने, इवनिंग प्राइमरोज, एक प्लांट है ओनियोथेरा लेमार्कियाना, जहां पे एक सडन एक कैरेक्टर जो बदल गया जिसको म्यूटेशन नाम दिया। ठीक है, और म्यूटेशन जो होता है रैंडम और डायरेक्शन लेस होता है, बट डार्विन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। डार्विन के अकॉर्डिंग स्मॉल और डायरेक्शनल होता है। तो यही क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं कि हुगो डे वरिस ने क्या कहा है और डार्विन ने क्या कहा है। तो इस तरह से हुगो डे वरिस ने उस म्यूटेशन को क्या कहा, स्पेसिएशन, जिसको हम साल्टेशन कहते हैं। साल्टेशन मतलब छोटे से टाइम में बहुत बड़ा परिवर्तन, चेंजेस, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, साल्टेशन या फिर स्पेसिएशन, अपने आप को बदल लेना। ओके, ये चीज ह्यूगो डे वरिस ने हमें एक्सप्लेन की है। ये इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, कैसे होता है। हमें हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ना है, बट ये एक डायग्राम दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शंस का। तो इस नेचुरल सिलेक्शन के डायग्राम को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार क्या कह रहा है। ओके, बट यहाँ पे नहीं, इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ओके, आई होप आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ रहा होगा। जस्ट वेट यार, एक दो लोग ही रिस्पॉन्स देते, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर रिस्पॉन्स सभी का चाहिए मुझे। रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कुछ तो भी मिसिंग है। ओके,
मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा हूँ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वैसे तो ड्राइंग पे समझा ही दूंगा मैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। चलो ओके, पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या चाहिए बेटा? टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी कौन सा पार्ट हम लोग देख रहे हैं पहले वो भी आप लोग याद रखो। ये देखो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये वाला है, ये वाला जो डायग्राम है ये हम समझेंगे, बट नेचुरल सिलेक्शन के कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले देखे हैं। कौन से इसमें देखे थे? अभी ये यहाँ पे मैंने म्यूटेशन में जो समझाया बेटा, साल्टेशन वाला पार्ट, वो भी एक नेचुरल सिलेक्शन का है। उसके बाद ये वाला जो पिक्चर आप जो देख रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, और यहाँ पे आप लोगों को जो मॉस्किटो का रेजिस्टेंस बताया हुआ है या डीडीटी का एक एग्जांपल लिया हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो है ये दिया था। ठीक है, ये वाला एक पार्ट। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी आपको यहाँ पे ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन समझाया। अब एनसीईआरटी ने क्या क्या किया है, एक ही चीज को ना अलग अलग जगह दे दिया, तो उससे होता है कंफ्यूजन। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर किसे सिलेक्ट कर रहा है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समझेंगे। क्या देखेंगे बेटा अभी हम लोग? अभी यहाँ पर हम लोग टाइप्स देखेंगे, और वो भी किसका टाइप देखेंगे? नेचुरल सिलेक्शन का। अब एनसीईआरटी ने उस चीज को वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया, एक डायग्राम वहां पे दिया है और खत्म कर दिया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे उस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करें तो 3 टाइप्स है बेटा। पहला होता है जिसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। फर्स्ट जो आएगा उससे कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकंड जो होता है जिसे डायरेक्शनल या फिर प्रोग्रेसिव सिलेक्शन कहते हैं। डायरेक्शनल या फिर प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। और यहीं पर यदि हम थर्ड देखें तो एक आता है जिसे हम कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो अब हमें ये तीनों को देखना है क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बेटा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन देखेंगे। नंबर 1 क्या देखेंगे हम? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पे यदि हम आते हैं, किस पे बेटा? यदि हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे एवरेज या फिर जो नॉर्मल फिनोटाइप जो होता है उसको ये फेवर करता है, और एक्सट्रीम वेरिएंट जो है उसे ये फेवर नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको उसी डायग्राम को लेता हूं, 1 मिनट में वहां पे डायग्राम को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आपके पास इंसर्ट करना चाहूंगा। आपके एनसीईआरटी का वही डायग्राम में यहाँ पे ले रहा हूं। ओके, तो इसमें आपको अभी जो फोकस करना है, जो डायग्राम आपके लिए आएगा ये वाला, तो इसमें सारे डायग्राम को आप देखोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो सारे डायग्राम आपको नहीं देखना है। अब सारे डायग्राम आपको नहीं देखने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इसके लिए हम लोग ये जो साइड वाला एक जो दिख रहा है ये वाला, इसका हमें जरूरत नहीं है।
तो इसको आप भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम लोगों को फोकस करना है सिर्फ एक ही चीज पर, और वो है हमारा कौन सा, डायग्राम ए। अब सबसे पहले इसे समझने के लिए आप एक ग्राफ को समझ लो पहले। यहाँ पे इस ग्राफ में एक साइड आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड आप लोगों को यहाँ पे वाई एक्सिस दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, एक साइड में आपको एक्स और दूसरे साइड में आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो वाई दिख रहा है। तो एक साइड पॉपुलेशन कितना होने वाला है वो चीज, और दूसरे साइड कैरेक्टर क्या रहने वाला है वो चीज दिखाएगा। मतलब ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। क्या चीज, एक साइड एक्स हो गया और एक साइड वाई हो गया। तो इधर साइड कैरेक्टर एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकता है, वो टेम्परेचर हो जाए या किसी भी टाइप की इन्वायरमेंटल कंडीशन, और इधर साइड जो है वो पॉपुलेशन क्या हो सकती है, ठीक है। उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इधर साइड जैसे आप देख रहे हो, तो उनका फिनोटाइप क्या रहने वाला है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो अब देखो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मींस क्या होता है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में देखो यहाँ पे यदि मैं टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एक साइड यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इधर साइड हो सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन दोनों के बीच में एक मीडियम पिक जो होता है, ये बीच वाला है। तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही है कहाँ पे, जो फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है वहां पे, मतलब मीडियम साइज इंडिविजुअल जो है ये यहाँ पर फेवर कर रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीडियम। तो इस टाइम पे जो पिक बनेगा एज इट इज ऐसा ही रहेगा, मतलब जो पिक रहेगा सबसे ज्यादा हाई वो मिड रेंज पे मिलेगा, ना तो आपको इधर पिक मिलेगा और ना ही इधर मिलेगा। इधर साइड किसी भी टाइप का पिक देखने को नहीं मिलता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या कहते हैं इससे हम लोग, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी में भी समझा देता हूं, बिकॉज एनसीईआरटी ने इसका किसी भी टाइप का थ्योरी यहाँ पे नहीं दिया है और एग्जाम्पल भी वहां पे नहीं समझाया है, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो फेवर द एवरेज और नॉर्मल फिनोटाइप, पॉइंट नंबर 1। क्या बोल रहे हैं हम लोग, फेवर करेगा, किसे फेवर करेगा ये बताइए, या तो नॉर्मल या फिर जो एवरेज फिनोटाइप है। नॉर्मल और एवरेज फिनोटाइप को फेवर कर रहा है, और इलिमिनेट करेगा क्या चीज, इलिमिनेट हो जाएगा एक्सट्रीम सिचुएशन। एक्सट्रीम वेरिएंट को भी हम कह सकते हैं सिचुएशन, या फिर वेरिएंट वेरिएशन। समझ रहे हो, हेलो। समझा। तो जब नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो कभी भी मीन वैल्यू चेंज होंगी क्या, नहीं। जब नेचर सेलेक्ट करेगी तो आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन जो मीन वैल्यू थी ये कभी भी चेंज नहीं होगी। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग क्लास में आज नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। ओके, नेचुरल सिलेक्शन में मीन वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइम पे जो पिक जो जाएगा वो हायर और नैरोअर बनेगा। इस टाइम पे जो पिक जो रहेगा वो हमेशा हायर
और नैरोअर बनेगा। मतलब मोर इंडिविजुअल्स जो है वो एक्वायर कर रहे हैं मीन कैरेक्टर वैल्यू को। पॉइंट पे लिख दे रहा हूं बेटा, जो ग्राफ जो कह रहा है ना उसका मीनिंग यहाँ पे पॉइंट पे लिख रहा हूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब क्या चीज, मोर इंडिविजुअल, क्या चीज, जो एक्वायर कर रहे हैं वो किस चीज को, मीन वैल्यू को एक्वायर कर रहे हैं। ग्राफ में थोड़ी देर पहले ही हम लोग देख चुके हैं। समझ गए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। आपने देखना बेटा, जैसे कि जो मोर्टेलिटी जो देखने को मिलती है स्पेशली न्यूबॉर्न में, अकॉर्डिंग टू वेट यदि हम देखें तो कितने वेट के पॉपुलेशन जो होते हैं, कितने पॉन्ड में हम देख सकते हैं, पॉन्ड में 7.3 पॉन्ड, 5.5 पॉन्ड या 10 पॉन्ड, कितने पॉन्ड वाले जो इन्फेंट है वो सरवाइव करते हैं। जो बर्थ वेट जो है किस चीज को फेवर करेगा बताइए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। तो हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट किस में देखने को मिलेगी, केजी में भी आप देखो तो देखो 2 से लेके 3 केजी के जो वेट वाले रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 केजी, इतने वेट वाले पर्सन मतलब न्यूबॉर्न जो है वो सरवाइव करेंगे। यदि यही चीज आप 7 केजी तक के देख लो और यही चीज 1 केजी तक के देख लो, तो ये जो है ये मीन वैल्यू है क्या, नहीं है बेटा, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू है। बट मीन वैल्यू ये है, तो ग्राफ कभी भी जब यहाँ पे जब बनेगा तो ये मीन वैल्यू वाला बनेगा ऐसा, और यही वाली पॉपुलेशन ज्यादा सरवाइव करेगी क्योंकि नेचर उसी को सिलेक्ट भी कर रहा है। मतलब कभी भी किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन को वो फेवर नहीं कर रहा है। यही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मल और एवरेज फिनोटाइप फेवर होता है और एक्सट्रीम सिचुएशन ये वेरिएंट एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में यही कहा है, दिख रहा है बेटा ये ग्राफ, मीन वैल्यू जो होती है हायर और नैरोअर पिक बनेगा और ये सिलेक्ट होगा। पर आजू बाजू भी तो यहाँ पे पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती थी, यहाँ पे भी कर सकती थी, यहाँ पे भी कर सकती थी, बट कर रही है क्या, नहीं। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। इधर टेम्परेचर बहुत हाई है, इधर टेम्परेचर बहुत लो है, या इधर हाई और इधर लो है, तो हाई और लो टेम्परेचर पे वो पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पा रही है, बट एवरेज टेम्परेचर पे पॉपुलेशन सरवाइव कर पा रही है। एक एग्जांपल मैंने लिया हूं बेटा, वहां पे एक टेम्परेचर वाला एक एग्जांपल हो गया और यहाँ पर एक वेट वाला एग्जांपल हो गया। नीनत को नहीं समझा था, पहले भी समझा बेटा, रिस्पॉन्स करो। अभी सभी को समझाऊंगा ये क्या चीज है। आगे बढ़े अभी। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। यार मेरे ये 1 मिनट पता नहीं क्या हो गया, जस्ट वेट, हाँ कुछ तो भी प्रॉब्लम आया। हाँ ओके। तो इस टाइप के सिलेक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकंड आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। सेकंड वाला जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है बेटा, कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू को ये फेवर करेगा, इट फेवर एनी वन ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, वन एक्सट्रीम वैल्यू।
किसे सेलेक्ट कर रहा है, किसे फेवर कर रहा है, वन एक्सट्रीम वैल्यू, और इलिमिनेट करेगा अनदर एक्सट्रीम वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ओके, ग्राफ से समझा देता हूं, ग्राफ से समझा देता हूं, तभी आपको समझेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वन एक्सट्रीम सिचुएशन जो है फेवर हो रही है, अदर एक्सट्रीम सिचुएशन को इलिमिनेट कर दिया जा रहा है, मीडियम वैल्यू को भी एवरेज वैल्यू को भी इलिमिनेट कर दिया जा रहा है, बीच वाला जो है। तो पिक बेटा पहले ये मीडियम कंडीशन में था, अब ये पिक यहां से सरक के इधर आ गया, यहां वाला ऐसा दिया यहां पर। इस डायग्राम को मैं नीचे समझा देता हूं आपको। ये ऐसा कुछ पीक पहले यहाँ पे था, बट ये जो पीक है यहाँ पे ना रह करके ये पिक यहाँ पे बढ़ा, मतलब ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, इसलिए इसको डायरेक्शन कह रहे, कोई एक तरफ दिशा मिल गई। तो इसने एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर किया, देन इसने इलिमिनेट किया, किसे इलिमिनेट किया, अनदर एक्सट्रीम वैल्यू। साथ ही साथ इलिमिनेट किया किसे, जो एवरेज वैल्यू थी, दोनों को इसने इलिमिनेट कर दिया। समझ गए? तो जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो मीन वैल्यू क्या होगी बताइए। व्हेन, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, उसके ऊपर वन दे देना। व्हेन नेचुरल सिलेक्शन होगा तो जो मीन वैल्यू जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके पहले मीन वैल्यू चेंज हो रही थी क्या, नहीं, यहां पे मीन वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब ऑलवेज। ओके, अब आप लिख लेना, वहां नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ऑलवेज चेंज रहेगी। ओके, तो पिक जो रहेगा वो शिफ्ट रहेगा वन डायरेक्शन में, क्योंकि मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड करेंगे वैल्यू ऑफ अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। और हमेशा ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वहां पे कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे इंडस्ट्रियल मेलालिज्म और डीडीटी रेजिस्टेंस पेस्ट जो है इसका एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है और डीडीटी रेजिस्टेंस पेस्ट जो है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो पिक जो रहेगा वो शिफ्ट हो गया, पिक जो हुआ वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले ही समझा दिया, इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में क्या हुआ, पिक शिफ्ट हो गया ना, तो मीन कैरेक्टर वैल्यू ऑब्वियसली चेंज तो होना ही है। समझे? डायरेक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बदल जा रहा है वहां पे। जैसे कि ये मीन वैल्यू थी, अब यहां ना रह करके ये आगे साइड पीक बनेगा, इधर साइड, इधर साइड पीक बनेगा, तो ये इधर साइड पीक यहाँ पे बन रहा है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। लास्ट आता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या चीज, थर्ड वाला जो आता है वो डिसरप्टिव सिलेक्शन है। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन में पहले तो ग्राफ देख लो आप कैसा आता है। ओके, ग्राफ से ही तो आपको समझेगा कि पिक्चर क्या है। उसके लिए अब ऊपर वाला हमको हटा देना पड़ेगा, बाजू वाला याद रखना पड़ेगा। अभी देखो क्या होता है, तो यही वाला कॉपी कर लेते हैं ना हम यहाँ पर, इतना सारा कौन छापेगा वहां।
इसको नहीं देखना अभी किस पे ध्यान देना, नीचे वाले पे। क्या हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू जो ग्राफ जो आ रहा था वो बीच में से आ रहा था, ठीक है। तो अब वो बीच वाली जो सिचुएशन है वो सरवाइव ही नहीं करेगी। तो अब जब बीच वाली सिचुएशन सरवाइव नहीं करेगी तो वो दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट कर लेगी। तो डिसरप्टिव में मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ये जो ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरह से बना था, अचानक से यहाँ पे बर्फबारी होने लगी। अब बर्फबारी होने लगी तो या तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगा, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी आपदाएं जो होती है ना, प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी जो होती है, उसमें लोग अपनी इस जगह को छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो जाए कहाँ, तो उसमें से कुछ ऐसे जो मतलब, या फिर सडनली डेजर्टिफिकेशन हो गया। डेजर्टिफिकेशन होने लगा तो खाना पीना उनको वहां पे मिल नहीं रहा है। अब खाना पीना वहां पे नहीं मिल रहा है तो टेम्परेचर वहां पे ज्यादा हो गया और पानी की वहां पे कमी हो गई। तो इस जगह पे कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, जो पानी की कमी से और हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट कर सकते हैं, बट बाकी के यहाँ से भाग जाएंगे। तो कुछ ऐसे जो ज्यादा टेम्परेचर पे जा सकते हो इधर चले जाएंगे, और कुछ ऐसे जो कम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हो वो इधर चले जाएंगे। तो इस तरह से अब ये जो पिक जो रहेगा ये एकदम क्या होगा, डाउन हो जाएगा, और फिर इधर वाला और इधर वाला पिक मिलेगा और ये वाला पिक एकदम से ऐसा नीचे गिर जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसरप्टिव, क्योंकि मीन वैल्यू तो बिल्कुल डिस्टर्ब ही हो गई ना, और दोनों भी एक्सट्रीम वैल्यू वहां पर सिलेक्ट हो गई। तो इस टाइप की कंडीशन को डिसरप्टिव सिलेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, इसे कहते हैं डिसरप्टिव। देखो इतने अच्छे से आपको कोई भी नहीं समझाएगा एक एक स्टेटमेंट, और उसका मीनिंग क्या है उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख के दे रहा हूं, विद एग्जांपल समझा भी रहा हूं। इसलिए ध्यान से फोकस करो इस चीज को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। तो डिसरप्टिव में क्या होता है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन, इसमें दोनों भी एक्सट्रीम वैल्यू ही सिलेक्ट होंगी। पॉइंट नंबर 1, बोथ एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट होंगी, मीन वैल्यू रिजेक्ट होंगी। होगा कि नहीं होगा बताओ। आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन 2 पिक मिलेंगे। आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, जब नेचर उसे सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ऑप्टेन होंगे क्या चीज, 2 पिक। पहले इसमें ऐसा था, बाद इसमें ऐसा हो गया, तो पिक तो चेंज हो गया ना, ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और एक ये वाला आ गया। पहले ऐसा था तो बदल गया वो तो पिक टोटली, समझे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ट्राई किया कि आज आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये कुछ एडिशनल डेटा था। लास्ट वाला ग्राफ बेटा ये समझा क्या रही अभी, या अभी भी नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। नहीं समझा तो मुझे फिर एनसीईआरटी वाला ग्राफ फिर से लेना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा। देखो लास्ट वाला ग्राफ रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, क्या हो रहा है उस चीज को ध्यान से फोकस करो बेटा। कलर कौन सा ले ले, ब्लैक ले लेता हूं। यहाँ पे ओरिजिनली ग्राफ तो ये मीन वैल्यू पे था ना, बट यहाँ पे ये ग्राफ नीचे गिरने लगा। ये पॉपुलेशन का इधर धीरे धीरे डेथ होते जा रहा है। ये पॉपुलेशन सब यहाँ पे यहाँ से भाग रही है या फिर उनका डेथ हो रहा है। तो ये पॉपुलेशन गिरते गिरते तो ये जो मीन वैल्यू है ये गिरना चालू हो गई है। कब तक ये गिरेगी, खत्म ही हो जाएगा ना।
ये एकदम से ये पॉपुलेशन का यहाँ पे ये ऐसा एकदम से डाउन हो गया। तो अब देखो ये पॉपुलेशन जब ये वाली डाउन हो गई तो कौन सी पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है, जो कॉर्नर में आपको जो दिखाई दे रही होंगी, जो एक्सट्रीम वाली है ये वाली, ये पॉपुलेशन में देखो ग्राफ ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिख रहा नहीं है ऐसा ग्राफ, ये ऐसा एक्सट्रीम वाली जो सिचुएशन इधर वाली और इधर वाली, तो ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन वाली जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर अब ये ऐसी सरवाइव कर जाएगी। कलर तो वही आना चाहिए, ये ऐसा जो या तो हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहेगी या फिर लो टेम्परेचर पे जिंदा रहेगी, ये वाला। तो अब जो ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। अभी समझ गया बेटा रेली? सेकंड वाले में क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर का भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाला भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसका पिक एकदम हाई बन जाएगा। तो उसने अपनी जगह को बदल ली ना, मीन वैल्यू से साइड वाली जगह पे उसने, मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा था ये कम था, तो कम वाले को सिलेक्ट नहीं किया, ज्यादा वाले को कर लिया, या फिर ज्यादा वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा तो कम वाले को करेगा, मतलब कोई भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन को सिलेक्ट करेगा। स्टेबलाइजिंग वाला क्या है बेटा, जो मीन वैल्यू है, ना तो वो ज्यादा टेम्परेचर और ना ही कम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा, तो उसको हम स्टेबलाइजिंग कहेंगे। बीचों बीच में ग्राफ बनेगा उसका। फिर यदि किसी को इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आज मुझसे आप रिकॉर्डिंग ले लेना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बेटा ये एनसीईआरटी ने डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है, सिर्फ डायग्राम दे दिया, तो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। हो गया क्लियर? नीनत को क्लियर हो गया, रेली को भी क्लियर हो गया, गणेश, नंदनी, नबीला, आदित्य, बाकी लोग, हर्षिता, खुशी, साक्षी, शैताली, आर्यन, ओके, चलो सभी का क्लियर है। तमन्ना, प्रदनिया, इसका भी क्लियर हो गया, ओके ग्रेट। चैतन्य, मयूरेश, ओके बढ़िया, सभी का क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, टाइम है ना अभी हमारे पास। हाँ यार ये क्या हो जा रहा है, आई डोंट नो, मुझे आज कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। एक मिनट रुको बेटा, देखने दो क्या प्रॉब्लम आ रही है। पेन टेबलेट काम नहीं कर रहा या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आपको? स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? पेन टेबलेट के ड्राइवर को अगेन अपडेट करना पड़ेगा।
अरे सर तो सही ले रहा है। व्हाइट बोर्ड में प्रॉब्लम आ गया लगता। अगेन रिस्टार्ट करता हूँ। ओके बेटा, व्हाइट बोर्ड में कुछ तो भी प्रॉब्लम आई है और मेरा पेन टेबलेट में भी कुछ तो भी प्रॉब्लम दिख रहा है। तो फाइनली हम अपने रेडीमेड स्लाइड जो है उस पे आएंगे और वहां से देखते हैं आगे का पार्ट। वैसे हमें आज क्या स्टार्ट करना था इसके अलावा? एनसीईआरटी हम देख रहे हैं अभी, तो एनसीईआरटी को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं अगेन। कोई भी शॉर्टकट की भी काम नहीं कर रही है। ये देखो, मैंने इंडस्ट्रियल मैनरिज्म भी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझा दिया हूँ। नेचर किसे सेलेक्ट करेगा और किसे नहीं। ओके, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म वाला हो गया था ना बेटा। कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम है बेटा। ओके, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब 10 मिनट ही रह गए हैं तो हम लोग डायरेक्टली दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल मैनरिज्म जो है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किससे सिलेक्ट करेगा, और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये आज मैंने आपको समझाया हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस वैरायटी जो है ये भी हम लोगों ने देखे। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, बिस्टन बेटुलेरिया और बिस्टन कार्बोनेलिया, ठीक है, इसका भी डेटा जो है मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या हुआ था, बाद में। थेरीज हम लोग देख रहे थे, डार्विन थ्योरी, लैमार्क थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी। बट इसके साथ अगेन एक और थ्योरी हम लोगों को देखना था, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। नहीं बेटा, क्विकिल है, एक्टिवेटेड है क्विकिल। वायरस नहीं आया, में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं। तो थोड़ा बहुत तो टेक्निकल एरर आते रहता है। लेमार्क का थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है ये हम देख चुके हैं। डार्विनिज्म जो इसके पास्टुलेट्स भी हम लोग देख चुके थे बेटा। स्ट्रगल एग्जिस्टेंस क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है। ओके, अब एक बार क्लिक कर रहा हूँ, 4 बार क्लिक हो रहा है, देखो कितने हेल्दी हेल्दी चल रहा है। हमें हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम देखना है और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देखना है। ठीक है, और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में हम लोगों को ये इतने कंसेप्ट हम लोगों को समझना है बेटा। जीन माइग्रेशन क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें। अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक मिनट, हाँ, नेचुरल सिलेक्शन के हमने टाइप्स देखे थे अभी थोड़ी देर पहले।
3 टाइप के हमने नेचुरल सिलेक्शन देखे। इस डायग्राम से आपका पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो एक जगह पे जो माइस जो है, सिर्फ एक चूहे का एग्जांपल लेके समझा है कि एक चूहा जो है सिर्फ और सिर्फ मीडियम वैल्यू पे ही सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उसमें से एक चूहा ऐसा है जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है। एक चूहा जो मीडियम पे सर्वाइव नहीं कर रहा है, वो या तो हाई पे या फिर लो पे करेगा। तो इस तरह से स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा। इस डायग्राम से आपको तीनों भी टाइप्स के जो नेचुरल सिलेक्शन है वो आपको याद रहेंगे। ले लिए? तो क्या समझाया मैंने आपको स्टेबलाइजिंग में? मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड रहता है मीन कैरेक्टर वैल्यू, और वेरिएशंस इसमें क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। डायरेक्शनल में क्या होगा यार, बार बार ज्यादा ही चल रहा है ये। डायरेक्शनल में क्या होता है, वन एक्सट्रीम वैल्यू जो है अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये फेवर रहती है, तो उसकी वजह से पिक जो है वो साइड में शिफ्ट हो गया। फिर डिसरप्टिव में क्या होगा, बोथ द एक्सट्रीम सिचुएशन वैल्यू जो रहती है वो रहता है, तो बीच वाला कर्व डिस्टर्ब हो गया ना, डिसरप्टिव, डिसरप्टेड हो गया, वो खराब हो गया। इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये सिलेक्ट होती है। तो इस तरह से जो ग्राफ मिलेगा हमें, टू पिक हमको देखने को मिलते हैं डिसरप्टिव में। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहे, सभी पे एनिमेशन है बेटा। अब क्या करें, अब यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको एनिमेशन। ओके, तो ये फर कलर जो रेड का होता है, या बॉडी का साइज जो होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एग्जाम में बेटा कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी XYZ एग्जांपल आपको लेके पूछा जा सकता है कि ये स्टेबलाइजिंग में है, डायरेक्शनल में है, या फिर डिसरप्टिव में। यहाँ पे दो जगह डायरेक्शनल हो गया बेटा, यहाँ पे डिसरप्टिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, डिसरप्टिव। तो ऐसे 3 टाइप आएंगे, याद रहेगा। फिर आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, बट इसके पहले जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हमारा रह गया है, पेन टेबलेट काम नहीं कर रहा, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको समझा चुका हूँ। 4 एरा था, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। एरा में पीरियड देखे थे हमने और इपोक भी देखे थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म कब अपीयर हुआ, 2000 मिलियन ईयर एगो। अब 2 स्लाइड ही बढ़ गई आगे। फिर पीरियड के हमने टाइप्स देखे थे, ये सारे याद होंगे आप लोगों को। अलग अलग एरा का एक एक टाइप दिया बेटा। एक मिनट, हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पार्ट ही हमारा रह गया है। पेन टेबलेट काम कर रहा है क्या देख लेते हैं। पेन टेबलेट में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, राइटिंग भी नहीं हो रही है। इसके बाद का क्लास है क्या आपका, या ये लास्ट ही क्लास है? क्लास नहीं है? ओके, तो 2 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ कुछ हो जाए यदि। फिर एक टॉपिक हमारा हो जाएगा।
ओके सॉरी बेटा नहीं हो पा रहा है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके चलो बाय बाय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आगे आने वाले 2 लेक्चर में हम ट्राई करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर ले। बाय बेटा आर्यन। बाय आदित्य। बाय चैतन्य। ओके प्रदन्या। बाय रिया। बाय निनत। बाय प्रदन्या।